हेलो फ्रेंड्स, अशोक आईएएस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे कि हमारी पीवाईक्यू एक नज़र में ये पीटी के प्रश्नों को हम लेते हैं, जिसमें हम एक नज़र में आपको ये दिखाते हैं मतलब बोलते तो एक नज़र है, तो एक नज़र का मतलब ये है कि जो भी प्रश्न हम पीवाईक्यू पीटी के ले रहे हैं उससे क्या होगा कि आप जो भी पढ़ें तो उसमें आपकी सही दिशा तय हो सके, कि आप कुछ भी ना पढ़ें, मतलब कुछ देख करके समझ के पढ़ें। कि आप कोई टॉपिक मान लो पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी में कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो आपको ज्योग्राफी का आप अगर देख रहे हैं सिलेबस, तो सिलेबस देखने के बाद, क्योंकि सिलेबस जो है चाहे मेंस का हो या प्रीलिम्स का, बहुत ज़्यादा डिफाइंड नहीं है, ठीक है। मतलब जितना हम चाहते हैं, जिस तरह का क्वेश्चन का दायरा पिछले कुछ वर्षों में बढ़ा है, तो उस दायरे के संदर्भ में अगर हम देखें तो हमें ये पता चलता है कि जो भी सिलेबस दिया बहुत ज़्यादा डिफाइंड नहीं है। तो इसके लिए हमको पीवाईक्यू पर जाना होता है। और पीवाईक्यू आपके मेंटर्स, आप कहीं भी जो है किसी संस्थान में आप क्लासेस ले रहे होंगे या किसी मेंटर से मेंटरशिप प्रोग्राम में जुड़े होंगे, तो आपको वो सलाह देते हैं कि आपको पीवाईक्यू देखना चाहिए। तो पीवाईक्यू देखने का मतलब क्या होता है कि पीवाईक्यू देखना ही नहीं है, पीवाईक्यू देखने से आपको आगे की रणनीति तय होनी चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि जो पीछे प्रश्न पूछे जा चुके हैं तो उससे प्रश्न तो नहीं बनेंगे, या प्रश्न बनेंगे तो थीम वही रहेगी, प्रश्न आएंगे, प्रश्न चेंज हो जाएंगे। तो प्रश्न चेंज होंगे, लेकिन हमको आगे कैसे तय हो कि हम इस टॉपिक को ज़्यादा महत्व दें, इस टॉपिक को कम महत्व दें। तो ये तभी तय होगा जब आप निरंतर पीवाईक्यू देखोगे और किस दिशा, जैसे मैं करा रहा हूँ इस दिशा में देखोगे, तब फायदा मिलेगा। ऐसे कुछ भी आप देखते रहो, पढ़ते रहो, उससे कुछ फायदा मिलना नहीं है। तो इसलिए ये सीरीज मैंने इसीलिए बहुत सोच समझ के ये सीरीज स्टार्ट करी है, ठीक है। इसमें हम बीच बीच में कुछ इसी टॉपिक में प्रश्नों की प्रकृति भी बताते हैं कि 2014 के आसपास जो यूपीएससी पीवाईक्यू प्रीलिम्स में जो प्रश्न पूछे जाते थे उनका क्या, वो किस तरह के पूछे जाते थे। फिर धीरे से देखा गया कि 2023 में यकायक परिवर्तन हुआ और काफ़ी पिछले कई सालों में, मतलब पिछले जो भी, मतलब जब से यूपीएससी जो है यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करा रही है, तब से उसका पैटर्न बिल्कुल वैसा नहीं था। अचानक से ऐसे प्रश्न कैसे आ गए। तो इससे पहले 2022 में यूपीएससी ने हिंट दिया था। तो जो बच्चे यूपीएससी को पकड़ लेते हैं, मैंने पकड़ लिया था, मैं बताता हूँ, मैंने उसमें चर्चा करी, तो उसमें 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मैंने कुछ बच्चों को सलाह दी थी कि आप लोग जो है 2023 के लिए तैयार रहना कि इस टाइप के प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। और लगभग जो है 2023 में लगभग 40 प्लस क्वेश्चन, 45 के आसपास क्वेश्चन, 43-45 क्वेश्चन जो है इससे पूछे गए, ठीक। तो प्रकृति जो है कैसे चेंज हुई। फिर उसके बाद अभी 2025 में आपने देखा होगा अगर पेपर, तो उसमें कैसे प्रश्न आए हैं, थोड़ी सी और प्रकृति चेंज हुई है। पहले क्या होता था, 2 कथन देते थे कि जैसे मान लो ये प्रश्न दिया, ठीक, ये प्रश्न पूछा गया, फिर इसके नीचे जो है कथन रख देते थे, ठीक है। और कथन क्या होता था, कथन 1 रख दी, यहाँ कारण लिख दिया। अब नीचे कूट होता था, कूट। अब कूट में होता था कि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, लेकिन कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है। फिर दूसरा क्या, कथन 1 और 2 दोनों सही है, लेकिन कथन 2 एक की व्याख्या नहीं कर रहा है ना, व्याख्या नहीं कर रहा है, यहाँ कर रहा है। फिर कह रहा है 1 गलत दूसरा सही, फिर दूसरा गलत, दूसरा सही दूसरा गलत पहला सही, ठीक। इस तरह का कथन दिया होता था पहले, मतलब ये काफ़ी सालों से ये पीसीएस में वगैरह में भी पूछा जाता है। अब क्या पैटर्न हो गया है, अब आप देख पा रहे होंगे, मैं जो है एक नई स्लाइड ले लेता हूँ, ठीक है। अब क्या पैटर्न हो गया, तो अब आप देख पा रहे होगे 2025 में आपने प्रश्न देखा होगा कि यूपीएससी ने जैसे ये प्रश्न दिया, ठीक, मैंने चर्चा भी करी, आप जाकर देख सकते हो, प्रश्नों की प्रकृति नाम से टाइटल पड़ा हुआ, आप जाकर के उसको देखिए। तो प्रश्न पूछा, फिर नीचे कारण लिख दिया, कथन लिख दिया, और यहाँ पर कारण लिख दिया, ठीक। 1, 2 और तीसरा एक कथन और लिखता है वो, मतलब 3 कथन लिख देता है सीधे, ठीक है। यहाँ पर 3 कथन लिखेगा, कथन नंबर 1, कथन नंबर 2, कथन नंबर 3, ठीक। अब नीचे कूट देगा कि कथन 2 और 3 एक की व्याख्या कर रहे हैं, ठीक है। फिर कह रहा है कि कथन 1 की कथन 2 व्याख्या कर रहा है। फिर तीसरे में लिख देगा कथन 2 और 3 एक की व्याख्या नहीं कर रहा है। इस टाइप से मैंने कराया, आप जाकर देखिए। तो ये प्रकृति कहीं ना कहीं चेंज तो हो ही रही है। तो आपको ये प्रकृति पकड़नी है, जैसे मैं बता रहा हूँ आप ऐसे करते रहिए, खुद से भी कर सकते हो। मैं एनालिसिस करके लाता हूँ। अभी मैंने आपको बताया कि 7 बजे मैं क्लास ले आऊँगा, लेकिन एनालिसिस करने लगा, थोड़ा समझने लगा कि आपको पढ़ाना है तो बेहतर से बेहतर पढ़ाऊँ, फालतू इधर उधर की बातें ना करूँ, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि हमारी रणनीति का सर्वप्रथम हिस्सा सिलेबस होता है। भले सिलेबस डिफाइन पूर्णतः नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं डिफाइन तो ही है। तो हमारे लिए आधार क्या होगा, सिलेबस, क्योंकि भाई यही एकमात्र हमारा साधन है जो हमको सही दिशा बता सकता है। तो भले पूर्णतः डिफाइन ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं डिफाइन है, तो हम इसी को जो है अपना आधार समझेंगे और पीवाईक्यू को आधार बनाएंगे। तो पीवाईक्यू किस दिशा में देखनी, जैसे मैं बता रहा हूँ, अभी दिखाऊंगा। तो यहाँ पर केवल आपको साइंस टेक का क्वेश्चन है, साइंस टेक में यहाँ पर डिस्कशन करने जा रहा हूँ पीटी का, मतलब एक नज़र में दिखा रहा हूँ। तो आप यहाँ पर सिर्फ केवल लिखा समान विज्ञान। अब प्रश्न, अब आपको पता समान विज्ञान में क्या क्या आएगा। आप पहली बार पेपर दे रहे होंगे, अगर मान लो कि पीवाईक्यू ना देखो, सीधे पेपर देने चले जाओ, आपको लगेगा कि यार फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ लो चले जाए, तो ऐसा नहीं है।
यहाँ पर हम मेंस के भी सिलेबस को देखते हैं। तो जैसे आप जीएस थर्ड में मेंस के सिलेबस में जाओगे तो आपको यहाँ पर ऊपर एक टाइटल लिखा होगा समान अध्ययन प्रश्न 3। इसमें प्रौद्योगिकी अर्थात टेक्नोलॉजी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण, सुरक्षा, आपदा प्रबंधन। ठीक, तो इसमें जब आप साइंस टेक के लिए हमको देखना है तो इसमें टेक्नोलॉजी दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिखा विज्ञान प्रौद्योगिकी, विकास, अनुप्रयोग और रोजमर्रा के जीवन पर इसका प्रभाव। आपको देखना है कि इसका प्रभाव डेली बेसिस पे क्या पड़ रहा है। ठीक है, कभी कभी आप ये भी देखिए कि जैसे कोई मेडिसिन पिताजी खा रहे हैं तो उस मेडिसिन के बारे में सर्च करो। आप बिस्किट लेने गए मार्केट में या नमकीन ले रहे हो तो उसके पीछे क्या दिया हुआ है, इंग्रेडिएंट देखो। कोई नया प्रोडक्ट आ रहा है उसका इंग्रेडिएंट देखो कि उसमें क्या क्या है। कोई पोषक वाली तत्व, आप कोई पोषक वाला प्रोटीन का कोई आप दूध अगर पैकेट वाला खाना नहीं चाहिए मतलब आप उसको ज़्यादा यूज मत करिए वो उसमें, क्योंकि प्रिजर्वेटिव वगैरह ज़्यादा होता है। तो आप उसको पैकेट वाला दूध लाते हैं तो उस पर भी देखो कितने % प्रोटीन होती है, कितना क्या क्या होता है, फैट कितना होता है। तो थोड़ा सा उससे क्या होता है कि एक दिमाग खुलता है और यूपीएससी उससे प्रश्न भी पूछता रहता है अक्सर। ठीक है, फिर यहाँ पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियाँ अभी देख ही रहोगे आप मेंस में। शुभम शुक्ला के बारे में है ना, नासा के द्वारा इनको लेके जाया गया है। ठीक है, तो शुभम शुक्ला के बारे में तो ये उपलब्धियाँ ही हैं। तो यूपीएससी इनसे प्रीलिम्स में भी प्रश्न बनाता है। भले प्रीलिम्स में यहाँ पर डिफाइन नहीं है लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। फिर क्या कह रहा है, सूचना प्रौद्योगिकी, यहाँ पर देशज रूप से प्रौद्योगिकी का विकास और नई प्रौद्योगिकी का विकास। ठीक, फिर सूचना और प्रौद्योगिकी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्पेस, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, इनसे प्रश्न पूछे गए। देखिए प्रीलिम्स में पूछे गए। अब देखिए विभिन्न उत्पादों में विनिर्माण में मतलब मैन्युफैक्चरिंग में उद्योग द्वारा प्रयुक्त होने वाले कुछ रासायनिक तत्वों के नैनो कणों, नैनो टेक्नोलॉजी आ गई, यहाँ दिया हुआ है। अब मेंस में दिया हुआ है, प्रीलिम्स में डिफाइन नहीं है तो हमको मेंस का थोड़ा सिलेबस देखना जरूरी हो जाता है। ठीक, फिर बायोटेक्नोलॉजी और बौद्धिक संपदा अधिकारों आईपीआर से संबंधित विषयों की जागरूकता। ठीक, इसको थोड़ा सा अवेयर रहना है इन सब चीज़ों, क्योंकि इनसे प्रीलिम्स में सिंपल क्वेश्चन बन जाते हैं। तो हम सीधे प्रश्न पे आते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है, ये आप पढ़ पा रहे हो, नैनो टेक्नोलॉजी या नैनो कणों के बारे में कुछ चिंता क्यों है। तो हमको सबसे पहले नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना। तो आप जहीं कहीं से भी आप कोई किताब पढ़ रहे होंगे या मेरे हिसाब से किताब के बजाय करंट अफेयर पर ज़्यादा फोकस रहिए। ठीक है, इस विषय के लिए साइंस टेक के लिए एनवायरनमेंट हो गया, साइंस हो गया, इनकी बेसिक समझ के लिए आप बेसिक किताबें एनसीईआरटी वगैरह पढ़ सकते हो, या कहीं से आपने क्लास करी है या किसी मेंटर से आपने सलाह ली है तो उसके उनके नोट्स या उनके द्वारा जो सजाया गया है उसको आप पढ़िए। और साथ में करंट अफेयर को जरूर फोकस रहिए, क्योंकि ये ऐसे ही होते हैं जो करंट में विषय चल रहा होता है उनसे पूछ ले। अभी नैनो यूरिया वगैरह काफ़ी चर्चा में थी पिछले 1-2 साल पहले। ठीक है, तो उससे भी यूपीएससी ने प्रश्न बनाया, तो उसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो ये देखिए यहाँ पर कथन जो दिए हुए इनको पढ़ लीजिए। बाकी आपको मेन है नैनो कण, तो नैनो टेक्नोलॉजी हमको पढ़ना है। इसका काफ़ी यूज होने वाला है, आने वाले समय में भी इसका यूज होगा, इसलिए हम इसको नज़रअंदाज नहीं करेंगे। तो एक टॉपिक आपने यहाँ पर लिखा नैनो टेक्नोलॉजी, ठीक, आपको पढ़ना है। ठीक, फिर दूसरा भी मैं बताता हूँ आगे। फिर इसके वे पर्यावरण में संचित हो सकते हैं तथा जल और मृदा को संदूषित कर सकते हैं, प्रदूषित कर सकते हैं। यहाँ पर हिंदी आप जब भी ये साइंस टेक एनवायरनमेंट के प्रश्न देखो तो इंग्लिश के प्रश्न जरूर देखो। वैसे भी आपको इंग्लिश बीच बीच में देखना चाहिए। ठीक है, कोई भी प्रश्न आप पढ़ रहे हो चाहे प्री के लेवल पे हो या मेंस के लेवल पे हो तो आपको जरूर उसके इंग्लिश वर्जन को जरूर देखना चाहिए। वे खाद्य श्रृंखलाओं में प्रविष्ट हो सकते हैं। ठीक, वे मुक्त मूलकों में के उत्पादन को विमोचित कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको जैसे खाद्य श्रृंखला दिया हुआ है तो ये एनवायरनमेंट का टॉपिक है, लेकिन आपको ये जाकर फूड चेन थोड़ा सा देख लेना है। तो एनवायरनमेंट का भी तैयार हो गया। तो ये तैयारी करने के तरीके होते हैं, और थोड़ी सी जैसे डेली आप पढ़ते हैं जो भी, तो इसके लिए जब आप पीवाईक्यू निकालो तो ऐसे टॉपिक बगल में रख लो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो। उससे क्या होगा कि विविधता बनी रहेगी, तो आपको बोरिंग नहीं लगेगा कोई भी टॉपिक। ठीक है, तो इस तरह से पढ़िए। ठीक है, प्रश्नों को मैं नहीं करा रहा हूँ यहाँ पर, केवल आपको बताऊंगा कैसे आपको तैयारी करनी है। फिर देखिए ये देखिए पूछ लेता है, अभी समान विज्ञान का प्रश्न है कि विटामिन सी इसके हीनता से होने वाले रोग के बारे में, विटामिन डी से क्या होता है, विटामिन ई से क्या होता है। खैर अभी पिछले 3-4 वर्षों में इस तरह के प्रश्न पूछने की संभावना कम हो गई है। ठीक है, तो आप इनको देख लीजिए, थोड़ी सी मूलतः लूसेंट वगैरह से जानकारी ले लो। बाकी मेन चीज़ आपको टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा फोकस रहना, क्योंकि यूपीएससी उसी से प्रश्न ज़्यादा बना रहा है। ठीक है, देखिए ट्रेंड को पकड़ना है, कुछ भी नहीं पढ़ते चले जाना है। अब पूछता है इससे प्रश्न नहीं पूछ रहा, जबरदस्ती क्यों बार बार इसको पढ़ो। हाँ ये है कि एक बार देख लो कि इससे प्रश्न हो सकता है यूपीएससी पैटर्न चेंज करे, क्योंकि यूपीएससी का कोई भरोसा तो है नहीं। अगर वो पैटर्न चेंज करता है तो हो सकता है बना दे प्रश्न। ठीक है, खैर आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा जीव अन्य जीवों के वर्ग का नहीं है। केकड़ा। अब इनमें से देखना कौन अलग है, तो आप इसको जब भी देखेंगे तो इनको कॉमन सेंस से भी किया जाता है। अब केकड़ा है तो इनके पैरों की संख्या के आधार पे आप देख सकते हो, किसी और आधार पे जो आपका तर्क लग रहा हो वहाँ पे, बरूथी, बिच्छू, मकड़ी, इस तरह से आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इनमें से कोई ना कोई है। तो आप इनके बारे में थोड़ा सर्च कर लो, केकड़े के बारे में थोड़ा देख लो,
बिच्छू के बारे में देख लो, ये समान है। बरूथी, अब जैसे ये बरूथी थोड़ा अलग होता है, इनके बारे में तो आपको पता है, केकड़ा पता है, बिच्छू पता है, मकड़ी पता है, बरूथी क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सर्च किया, पता चल गया। यूपीएससी अगली बार इनसे संबंधित कोई प्रश्न बनाता है तो या किसी ऑप्शन में ही इनमें से कोई रख देगा तो कम से कम ऑप्शन को एलिमिनेट करने में तो काम आएगा। तो पीवाईक्यू देखा तो इसका फायदा डायरेक्ट भले ना मिले पीवाईक्यू देखने का, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ इनडायरेक्ट आपको बहुत लाभ मिलेगा। आप देखिएगा इस बार 2026 का जब पेपर दे रहे होंगे इस तरह से कोई नहीं कराया है पीवाईक्यू, ठीक है। फिर आगे देखिए, मक्का का मंड मतलब स्टार्च के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है, मतलब निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए ऊपर। फिर मक्का से निष्कर्षित तेल जैव डीजल के लिए फीड स्टॉक हो सकता है। मक्का के प्रयोग से अल्कोहली पेय उत्पन्न किया जा सकता है। अब इन पर विचार करना है। तो मक्का काफ़ी चर्चा में उस समय बीच में काफ़ी चर्चा में चल रहा था, एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर के भी चल रहा था। तो इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो जब आप पढ़ो तो इनको ध्यान रखो। अब आपको देखना है कि मक्का का मंड क्या होता है, इसका प्रयोग क्या हो सकते हैं। मक्का से निष्कर्षित होने वाला तेल जैव डीजल के लिए फीड स्टॉक हो सकता है क्या। मक्का के प्रयोग से अल्कोहलिक पेय, ये तो पता ही आपको कि गेहूँ होता है, इन सब चीज़ों से कुछ चीज़ें बनाई जा सकती हैं। खैर ज़्यादा अंदर नहीं जाना, फालतू की चीज़ें, अभी करंट पे ज़्यादा फोकस रहना, बस इनके पीवाईक्यू को देख लो, बाकी करंट में देखो क्या चल रहा है, उससे ये देखो कि प्रकृति कैसी रही है। अब यूपीएससी इस टाइप के मक्का से प्रश्न बना, अब मान लो कौन जौ चर्चा में चल रहा है, मान लो मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, जौ चर्चा में, तो आपको दिमाग लगाना कि यूपीएससी कहीं ऐसा तो नहीं फिर से प्रश्न बना देगा जौ के हिसाब से, जहां जहां मक्का रखा वहां जौ रख देगा और प्रश्न घुमा देगा थोड़ा सा। तो आपको ऐसे ही प्रश्नों को पढ़ना है, क्योंकि हूबहू प्रश्न कभी नहीं पूछेगा कि मैं यहाँ करा रहा हूँ तो आप सोच रहे होगे कि दोबारा फिर पूछ लेगा यूपीएससी, तो दोबारा कुछ नहीं पूछेगा। इसलिए आपको यहाँ से प्रकृति पकड़नी है और अपनी तैयारी की दिशा तय करनी है ठीक से, ठीक है। अब निम्नलिखित तकनीकों या परिघटनाओं पर विचार कीजिए। फल वाले पादपों में मुकुलन और रोपण, कोशिका द्रव्य नर बंधता, जीन निर्वता, उपयुक्त में से ट्रांसजेनिक फसलों। अब ये दे लो, यहाँ पर कुछ नहीं पढ़ना, इनको सबको छोड़ सकते हो, ये पढ़ो कि ट्रांसजेनिक फसल कौन सी होती है। आपके लिए एक टॉपिक हो गया। तो पहला टॉपिक क्या था, नैनो टेक्नोलॉजी, दूसरा क्या हो गया आपका ट्रांसजेनिक फसल। ये जाके पढ़ो, पता चल जाएगा, नई चीज़ सीखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसको जब आप पढ़ोगे तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। आगे चलते हैं, रासायनिक परिवर्तन। पहले देखो कि ये रासायनिक परिवर्तन होता क्या है, बेसिक चीज़, जो साइंस वाले बैकग्राउंड के उनको तो पता ही होगा, जो जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं है तो पहले हमको इसी को पढ़ना है कि ये होता क्या है। तो क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा जब आपको यही नहीं पता है, तो नीचे आप पढ़ोगे क्या। तो आपको पहले रासायनिक परिवर्तन देखो क्या होता है, ठीक है। फिर यहाँ सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलन, बर्फ का गलना, दुग्ध का आस्कंदन, इनकी इंग्लिश जरूर देखें, ठीक। ये क्या, इनमें से कौन सी चीज़ें जो है जिनका रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक, सिंपल है। तो ये सब चीज़ें देखिए, अगली बार हो सकता है यूपीएससी किसी और चीज़ को रख देगा, रासायनिक परिवर्तन लिख देगा ऊपर, इनकी जगह कुछ और चीज़ लिख देगा। तो आपको दिमाग, अगर आपने इसको कॉन्सेप्ट के तौर पर इसको अच्छे से पढ़ लिए तो दोबारा सवाल इसको करने में दिक्कत आपको नहीं होगी। फिर यहाँ पर देखिए, अंतरिक्ष यान और प्रयोजन, कैसनी हाइगेंस क्या है, मैसेंजर क्या है, वॉयेजर 1 और 2 क्या है। अब इनके बारे में आप अभी पढ़ लोगे, क्योंकि करंट में कुछ है कि नहीं है इसके बारे में यूपीएससी दोबारा प्रश्न नहीं बनाएगा, लेकिन आपको अगली बार ध्यान रखना है। अब जैसे शुभम शुक्ला जी गए तो किस यान से गए, थोड़ा उसके बारे में जान लिए। प्रक्षेपण यान जो होते रहते हैं, ठीक है, जीएसएलवी पीएसएलवी, इनके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि यूपीएससी इन्हीं से प्रश्न बना जाएगा। बिल्कुल समान प्रश्न है ये, टेक्नोलॉजी में आप प्रश्न आराम से कर लोगे, बस आप इनकी प्रगति को जानते रहिए, ठीक। फिर कह रहा है, निम्नलिखित कौन सा पौधा या कथन पौधे के कायिक प्रवर्धन। अब कायिक प्रवर्धन क्या होता है इसके बारे में पढ़ो। कायिक प्रवर्धन कॉलोनी जनसंख्या को उत्पन्न करता है। कायिक प्रवर्धन विषाणुओं के निष्प्रभावन करने में सहायक है। कायिक प्रवर्धन वर्ष के अधिकतर भाग में चल सकता है। तो पहले आपको कुछ नहीं देखना, कायिक प्रवर्धन क्या होता है, तो आपको यहीं पर जो है ये बेसिक जानकारी आप पीवाईक्यू पूरे देख लोगे 2011 से लेकर 2025 तक के। बाकी हम डिटेल एनालिसिस भी लेकर के आएंगे, उसको भी देखोगे तो आपको कुछ पढ़ने की जरूरत है। केवल यहाँ जो बताया जा रहा है इसी को अच्छे से पढ़ लो। मेंस में जो बताया जा रहा है, प्रैक्टिस कराई जा रही है, उनको कर लो। प्रैक्टिस में भी मैं टॉपिक बताता हूँ कि आपको ये टॉपिक पढ़ के आना है, तो फिर आपका पूरा सिलेबस ही रिवाइज हो जाएगा। बस आप निरंतर देखते रहिए, ठीक। तो यहाँ पर समझ में आएगा कायिक प्रवर्धन। तो पहला टॉपिक आपको नैनो टेक्नोलॉजी, ठीक है, नैनो। दूसरा ट्रांसजेनिक फसल, शॉर्ट में लिख दिए। अब तीसरा जो है कायिक प्रवर्धन। 3 टॉपिक मिल गए 2024 में, 2-3 प्रश्न है अभी, और 1-2 टॉपिक मिल जाएंगे। फिर क्या है, किसी व्यक्ति के जीव मितीय पहचान हेतु उंगली छाप फिंगरप्रिंट क्रमवीक्षण के अलावा निम्नलिखित में से कौन सा या से प्रयोग में लाया जा सकता है। परितारिका क्रमवीक्षण, दृष्टिपटल क्रमवीक्षण, वाक अभिज्ञान, ठीक है। यूपीएससी ने इसी तरह का 2019-20 में भी प्रश्न घुमा के पूछा है, ठीक। तो आपको पहले तो ये देखना है फिंगरप्रिंट वगैरह कैसी, कौन सी पहचान में जो पहचान हमारी होती है
उन पर जो है किस तरह की जो है ये सब चीज़ें की जाती हैं। फिंगरप्रिंटिंग है ना, ये टेक्नोलॉजी में है, आप टेक्नोलॉजी में जा करके पढ़ोगे तो ये चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक, तो अब इसमें से कोई भी चीज़ ना समझ में आए तो आप बताइए, कमेंट करिए कि मैं उस पर आराम से इस पर चर्चा करूँगा। हालांकि इनकी इंग्लिश कोशिश करूँगा कि साइंस और एनवायरनमेंट में जरूर लगाऊँ। ठीक है, क्योंकि बार बार मैं भी जब प्रश्न करता हूँ तो एक बार इंग्लिश जरूर देखता हूँ, तो आप लोग भी देखिए। ठीक है, तो आपको जो है ज्योमेट्री पहचान इनके बारे में थोड़ा सा देख लेना है, उंगली छाप क्रम वीक्षण। ठीक, फिर आगे चलते हैं। फिर क्या कह रहा है, प्रकाश निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रक्रम या प्रोसेस प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित होती है, स्थितिज ऊर्जा मुक्त होकर प्राप्तन ऊर्जा में बनती है, मतलब स्थितिज ऊर्जा चेंज होकर के काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती है क्या। ठीक है, फिर काइनेटिक एनर्जी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है और संचित हो सकती है। मतलब आपको बताना है कुल मिलाकर प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वो कैसे परिवर्तित होती है, कौन सी क्रिया होती है वो। ठीक है, तो आपकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में चेंज होती है क्या, ये गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में चेंज होती है क्या, इस तरह से। भोजन ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल मुक्त करता है, ऑक्सीजन ली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प बाहर निकलते हैं। ये सब चीज़ें तो हैं, लेकिन ये प्रोसेस पूछ रहा है, तो कुछ चीज़ें आप एलिमिनेट भी कर सकते हो। मैं यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड नहीं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, आप क्वेश्चन तक तो मैं आपको पहुँचा ही दूंगा, लेकिन दिक्कत यह है कि आपको यहाँ पर सीखना क्या है। तो सीखना ये है कि पहले तो आपको देखो कि गतिज ऊर्जा क्या होती है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। ठीक है, फिर प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है कौन सी प्रक्रिया है, इन दोनों के बारे में जान लो। ठीक है, यूपीएससी भले इससे दोबारा ना बना, लेकिन एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो दूसरे प्रश्नों को करने में आपको जरूर हेल्प मिलेगी। ठीक है, फिर अब देखिए अग्नि 4 के बारे में पूछ रहा है, 2014 का है ना प्रश्न। अब अग्नि 5 आएगी, उसके बारे में आपको पढ़ना है। तो अग्नि 4 मिसाइल प्रक्षेपास्त्र के संदर्भ कथनों पर विचार कीजिए। तो आपको अब ये यहाँ पर पता चल जाना चाहिए कि हमको उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में, हल्का सा डिटेल बिल्कुल नहीं, अंदर बिल्कुल नहीं जाना, डीप बिल्कुल नहीं जाना, सामान्य जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये धरातल से धरातल तक मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। आपको ये एक लाइन से ये पता चल गया कि ये पूछ लेता है किसी भी मिसाइल के बारे में कि उसकी मार क्षमता क्या है, मतलब कहाँ से कहाँ तक मार सकता है। तो कोई कोई मिसाइल होती है कि दागो भूल जाओ, तो इसका मतलब क्या होता है कि जमीन से मारा ऊपर चली गई, नीचे नहीं आएगी। तो इसमें धरातल से धरातल में क्या होता है कि ऊपर से घूमते हुए फिर धरातल में मार सकती है। ठीक है, इसमें अग्नि 5 में इसमें केवल द्रव्य नोदक ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है। ये भी आपको देखना है कि जो मिसाइल होती है जैसे ये इस तरह से ये, तो इसमें कौन से नोदक इस्तेमाल होते हैं, ठोस होते हैं कि द्रव्य होते हैं, है ना। या 1 टन नाभिकीय वारहेड को 7500 किलोमीटर दूरी तक फेंक सकता है। आपको ये भी जानकारी रखनी है कि ये क्या है, ठीक, कितनी दूरी तक जा सकता है, कितने वारहेड को ले जा सकता है। तो इसके बारे में भी आपको थोड़ी जानकारी रखनी है कि किसी भी मिसाइल वगैरह के बारे में स्पेशल थोड़ी सी जानकारी हल्की सी ले लेंगे कि यूपीएससी इसके बारे में प्रश्न बना देता है। तो ये प्रकृति यहीं से पता चलती है। फिर देखिए बीमारियों के बारे में पूछ लेगा, निम्नलिखित रोगों पर विचार कीजिए। डिप्थीरिया छोटी माता जैसे चिकन पॉक्स बोलते हैं, चेचक स्मॉल पॉक्स। उपयुक्त में से किन रोगों का भारत में उन्मूलन हो चुका है, मतलब उन्मूलन मतलब उसको खत्म किया जा चुका है। तो अब इनमें आप जैसे करंट में चल रहा होता है, तो जैसे कोई बीमारी आई, ठीक है, तो उसके बारे में, दूसरी बीमारी के बारे में भी डिटेल से मैगजीन में हल्का फुल्का दे दिया जाता है, तो उसको भी आप देखते रहिए। तो यूपीएससी इनसे प्रश्न बना देता है। ठीक, अभी क्या चल रहा है कि जो 6 रोग है, टीबी है, उसको खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। उसके साथ साथ सरकार जो उस पर कुछ पैसे भी गरीब लोगों को देती है, तो उसके बारे में भी चल रहा है कि 2025 तक हमको समाप्त करना था। क्या खत्म हो गया क्या, टीबी 6 रोग को खत्म किया जा चुका है क्या। तो यूपीएससी अगली बार इसी तरह के कोई रोग में टीबी को भी रख देगा, पूछ लेगा प्रश्न। ठीक है, अब क्या कह रहा है, सौर शक्ति उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। सौर शक्ति उत्पादन, इसके बारे में थोड़ा देखना है कि यह प्रकाश वोल्टिक प्रक्रिया एक प्रौद्योगिकी है जो कि प्रकाश के विद्युत में प्रत्यक्ष रूपांतरण द्वारा विद्युत जनन करती है, जबकि सौर तापीय प्रक्रिया एक प्रौद्योगिकी है जो सूर्य की किरणों का उपयोग ताप जनित करने के लिए करती है, जिसका आगे विद्युत जनन प्रक्रिया में प्रयोग किया जाता है। तो पहले तो आपको यह पढ़ना है कि सौर शक्ति उत्पादन क्या होता है, ठीक, प्रकाश वोल्टिक प्रक्रिया क्या होती है, ऐसे पढ़ना है आपको। ठीक, ये प्रक्रिया क्या होती है। फिर प्रकाश वोल्टिक प्रक्रिया प्रत्यावर्ती धारा एसी का जनन करती है, ठीक, अल्टरनेटिव करंट में, जबकि सौर तापीय प्रक्रिया डीसी डायरेक्ट करंट का जनन करती है। तो पहले आपको ये जान लेना है थोड़ा सा कि एसी क्या होता है, डीसी क्या होता है, थोड़ा सा। अब आपके पास देखिए गूगल है, सब कुछ आप पढ़ सकते हो। ठीक है, अब प्रकाश वोल्टिक प्रक्रिया क्या होती है यहाँ पर हमने बताई दी है, इसको पढ़ो थोड़ा सा। फिर भारत के पास सौर तापीय प्रौद्योगिकी क्या होती है, ऊपर भी सौर शक्ति उत्पादन, सौर तापीय प्रौद्योगिकी, ठीक, के लिए विनिर्माण आधार है, किंतु प्रकाश वोल्टिक प्रौद्योगिकी के लिए नहीं है। ठीक है, तो इसके बारे में देखना है कि ये किस प्रकार जो है अलग है। जब आप इनको देखोगे तभी आपकी रणनीति तय हो पाएगी कि हमको तैयारी कैसे करना है। जिस तरह से मैं बता रहा हूँ इस तरह से आप करते रहोगे तो आराम से आपका जो है एग्जाम निकलेगा और आपकी जो है पढ़ने के तरीके भी चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं दोस्तों। कल से मैं जो है 2015 का प्रश्न लेकर के आऊँगा हिस्ट्री का, तो उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।